नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के चौधरी के बारे में। विश्व के चौधरी अर्थात अमेरिका की बात की जा रही है। अमूमन उसे विश्व का चौधरी कहा जाता है। दरअसल जब दो ध्रुवीय विश्व था और उसके बाद जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो यूएसएसआर के विघटन के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो ये कहा गया कि विश्व अब एक ध्रुवी हो गया है और वो ध्रुव केवल और केवल अमेरिका है। उसी संदर्भ में कई बार अमेरिका को विश्व का चौधरी कहा जाता है। अब क्या बातें वहाँ से आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का ख़जाना खाली हो गया है और इसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ गया है। करीब आ गया है, ये बात ध्यान रखनी है। मामला क्या है, यहाँ पर ये कहा गया कि यूएस स्ट्रेस एट डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ द डेब्ट सीलिंग क्राइसिस एंड इट्स लाइकली फॉल आउट। तो ये आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ देख रहे हैं। इसके अलावा जो बाइडेन हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपनी क्वाड की मीटिंग को रद्द कर दिया था। क्यों रद्द कर दिया था? दरअसल इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, ताकि इस समस्या का समय रहते समाधान कर लिया जाए और देश को इस वित्तीय संकट की घड़ी में बचाया जा सके। साथ ही साथ जो सीलिंग है, डेब्ट सीलिंग अर्थात ऋण सीमा की जो बात की जा रही है, उस पर कुछ निर्णय लिया जा सके। तो ये ऋण सीमा क्या है, इससे संबंधित बातें क्या हैं, उसको देख लेते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो यूएसए की सरकार है, देश का कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के करीब है। जो सरकार है उस पर जो कर्जे हैं, उन कर्जों को चुकाने में वो असमर्थ होती जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये बात कहा है वहाँ के यूएस के ट्रेजरी सचिव ने और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाया तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था में अर्थात अमेरिका में ये स्थिति हो सकती है, अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो हमें कदम उठाना है, ये कदम 1 जून की शुरुआत में ही अपने जो ऋण दायित्व हैं उन पर चूक की संभावना है, इसलिए हमें पहले ही इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये स्थिति आती है तो ये क्यों आएगी? क्योंकि अगर हमने कोई समझौता नहीं किया, इसको लेकर के सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो ये स्थिति आ सकती है और जून के पहले ही सप्ताह में। साथ ही साथ बाइडेन ने अपनी मीटिंग रद्द कर दी थी क्वाड की। तो क्वाड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वाड का मतलब है 4 और 4 इसमें देश हैं। इसकी शुरुआत जो पहल की गई थी, ये पहल की गई थी जब उस समय सुनामी आई थी वर्ष 2004 में। फिर उसके बाद सुनामी के परिणामों को देखते हुए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों ने मिलकर के, यूएसए भी उसमें शामिल है, इन सभी लोगों को मिला करके एक लगातार कार्यवाही अर्थात जो प्रभाव उसके हुए थे, उन प्रभावों के खिलाफ अपने राहत कार्यों को अंजाम दिया था। तो उस राहत कार्यों के बाद ये महसूस किया गया कि एक संगठन होना चाहिए और संगठन फिर आगे जब इसकी बात आती है तो वर्ष 2007 में जो जापान के राष्ट्रपति थे शिंजो आबे, उन्होंने इसकी संकल्पना दी थी और 2007 में संकल्पना दी थी। फिर आगे चल कर के धीरे धीरे इस पर बात बनी, इस पर सहमति बनी और क्वाड नामक एक संगठन उभर करके विश्व के नक्शे पर आया और विश्व में लगातार उसको लेकर के चर्चा होने लगी। चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि चीन का ये कहना है कि ये जो क्वाड है, ये दरअसल चीन के खिलाफ एक रणनीतिक सैन्य संगठन है, जबकि इसके सदस्य लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये क्वाड जिसकी बात की जा रही है, यह सैन्य संगठन नहीं है, सैन्य गठजोड़ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि चीन के खिलाफ यह हमारी रणनीतिक एक पहल है। ये बात जरूर ये संगठन कई मंचों पर स्वीकार करता रहा है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं ये आप लोगों ने देख लिया। फिर से रिपीट कर लेते हैं, अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया बाद में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बाद में इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि भारत ऐसा नहीं चाहता था कि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। उसकी वजह साफ थी कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते तो चीन को एक नेगेटिव मैसेज जाता और चीन लगातार इस क्षेत्र में हो सकता है कि हमारे खिलाफ और ज़्यादा आक्रामक हो सकता था। तो हम विवाद न बढ़े इस बात को लेकर के सहमत नहीं थे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया जाए। फाइनली जब हमारा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ विवाद हुआ तो उस दौरान हमें भी लगा कि अब हमें खुल करके फ्रंट पर खेलने की ज़रूरत है और इसलिए हमने भी ऑस्ट्रेलिया को
क्वाड में शामिल करने की अनुमति दे दी और फाइनली अब क्वाड वास्तव में क्वाड है, मतलब क्वाड का मतलब 4 और 4 इसमें देश शामिल है। तो उसकी मीटिंग जो अभी जापान में हुई है हिरोशिमा में, पहले वो होने वाली थी सिडनी में, उसको बदल करके जापान में किया गया था। उसको लेकर के चीन भी अभी चिढ़ गया था, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। तो फिलहाल इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया कि क्वाड की मीटिंग को इन्होंने रद्द कर दिया। कारण कि ये था कि जो डेट सीलिंग की बात है उस समस्या का समाधान समय रहते जो बाइडेन कर सके। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें ये हैं कि सवाल ये उठता है कि डेट सीलिंग क्या है। डेट सीलिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर देखें, अमेरिका बॉन्ड जारी करके उधार लेने की अधिकतम सीमा है। जैसे इसको ऐसे सोचिए कि हमने ये कहा कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसको उधार लेने की ज़रूरत है। तो हमने ये कह दिया कि आपको हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि यहाँ हमने लिख दिया 100 रुपये और यहाँ पर लिख दिया हमने 1 CR यानी कि 1 करोड़। आप चाहें तो 100 रुपये से लेकर के और इसके बीच में जो भी धनराशि है या जितना भी अमाउंट आप भरना चाहते हैं भर करके आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम सीमा ये है और अधिकतम सीमा ये है 1 करोड़ है। तो ये जो अधिकतम सीमा है ऋण लेने की, इसी को कहा गया है डेब्ट सीलिंग कहा जाता है। डेट हिंदी में आ रहा है डेब्ट सीलिंग, ठीक है। मतलब ऋण की सीमा कितनी है उसकी बात की जा रही है। तो अमेरिका, जो अमेरिकी सरकार है, बॉन्ड जारी करके बाजार से वो ऋण लेती है, तो उसी को कहा गया है कि और जितना ऋण ले सकती है, भारत में भी ये व्यवस्था है, उसी को डेट सीलिंग कहा गया। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि बॉन्ड, जब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऋण लेते हैं, उधार नहीं ऋण लेते हैं, उधार और ऋण में अंतर होता है। ऋण क्या होता है, जब आप लेते हैं किसी से पैसा तो उसके बदले न केवल आप मूलधन लौटाते हैं बल्कि उस मूलधन पर कुछ ब्याज भी देते हैं, तो इसको कहा जाता है ऋण। और दूसरा होता है उधार। तो उधार का मतलब ये है कि आप अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए और जब आपके पास हुआ तो आपने उतना ही पैसा लौटा दिया, ये उधार है। बहरहाल यहाँ पर हम ऋण की बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऋण ले रहा है। तो ऋण लेने के लिए जिस व्यक्ति से आपने ऋण लिया है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ये बैंक से आप ऋण ले रहे हैं। अब इस दौरान आप क्या करेंगे कि बैंक के पास कुछ तो ऐसा प्रपत्र जमा करेंगे। आपने जमानत शब्द सुना होगा। जब आप ऋण लेते हैं तो जमानत के तौर पर अपनी जमीन का कागज या खेत घर कुछ भी कागज देते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आप जो ऋण चुकाने की बात थी, जितना आपने ऋण लिया है वो भविष्य में नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बैंक अपना जो पैसा उसने आपको ऋण के रूप में दिया है उस कागज के आधार पर इस जमीन को या इस मकान को, इस घर को या जो कुछ भी आपने रखा है उसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। एक बात अब इसको समझिए। तो यहां पर तो ये था कि हमने ये दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब सरकार, यहां पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है और गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी अर्थव्यवस्था में वो केंद्रीय बैंक जो होता है, जैसे भारत में RBI है, वो जारी करता है। हमने एक आपको प्रपत्र दिया, इस पर जो भी शर्तें हैं वो लिखी हुई हैं और जो व्यक्ति, जैसे इस व्यक्ति ने, इसको मान लेते हैं ये गवर्नमेंट है, इसने बॉन्ड जारी किया। बॉन्ड जारी किया किसको, अब यहाँ किसके लिए, पहले तो ऋण लेने के लिए जारी किया और ऋण लेने के लिए इस व्यक्ति ने अर्थात गवर्नमेंट ने, जो व्यक्ति ऋण दे रहा है, जैसे एक और व्यक्ति यहाँ पर बना लेते हैं, ये B नामक व्यक्ति है, ये ऋण दे रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी जो चाहिए कि मैंने जो आपको ऋण दिया है कहीं पर तो पता चले और कहीं पर तो उस पर शर्तें लिखी हों। तो ये जो कागज है इसी पर लिखा होता है कि ये जो बॉन्ड जारी किया गया है और इस व्यक्ति ने खरीदा है। खरीदा है का मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, इनको मतलब उधार दिया है। तो जब ये उधार दिया है और जब इस व्यक्ति के पास हो जाएगा तो इसको लौटाएगा। लौटाने के साथ साथ इस पर कितना ब्याज मिलेगा, इसकी परिपक्वता अवधि क्या होगी, ये सारी बातें लिखी होंगी। तो जो आपके पास एक इनवॉइस आता है, आप ये कह सकते हैं एक परिपत्र आता है, उसी को हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है।
बॉन्ड के माध्यम से सरकार, अब इसको आसान भाषा में समझिए कि बॉन्ड के माध्यम से सरकार या कोई व्यक्ति की भी बात कर लें, वह बाजार से या किसी व्यक्ति से ऋण लेने का काम करता है या उधार लेने का काम, उधार का मतलब वही ऋण को ही संदर्भित किया जा रहा है, वो काम करता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार बॉन्ड जारी करके, और बॉन्ड जारी करके कितना वो ऋण ले सकती है उसकी सीमा ये बताता है डेट सीलिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उधार लेकर के अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करना, आवश्यकताओं नहीं, यहां पर दायित्वों की बात हो रही है। आपका क्या दायित्व है, ठीक है, आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता अलग बात है, दायित्व अलग बात है। तो दायित्व में हम कई बातों को समझेंगे, अभी आगे चल करके देख लेते हैं। डेट की आवश्यकता क्यों है, तो इसका जो अतिरिक्त खर्च है, किसका, यहां पर बात की जा रही है सरकार का जो अतिरिक्त खर्च है उस खर्च को पूरा करना है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, जैसे भारत सरकार क्या करती है, सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है, उसी तरह से अमेरिका में भी तो सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम चला रही होगी। भारत में भी आयुष्मान भारत शुरू किया गया है स्वास्थ्य से संबंधित, उसी तरह से अमेरिका में भी मेडिकेयर फैसिलिटी लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो उस मेडिकेयर फैसिलिटी के लिए भुगतान तो करना पड़ेगा। चूंकि सरकार एक पक्षीय रूप से ये दे रही है, तो एक पक्षीय रूप से दे रही है, तो इसका मतलब कि उसका राजकोषीय खर्च बढ़ रहा है। राजकोषीय खर्च बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इन दायित्वों को पूरा करना पड़ेगा। उसकी सेना है तो सेना पर कुछ खर्च होगा, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी वेतन देना पड़ता है प्रति माह। तो ये सरकार के दायित्व हैं, इन दायित्वों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो अगर लगता है कि हमारे पास पर्याप्त खजाना नहीं है, आसान भाषा में समझिए, तो वो फिर अपनी डेट सीलिंग का प्रयोग करती है और वहां से मार्केट से पैसे ले करके और फिर उन दायित्वों को पूरा करती है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, जो सरकार ने, अर्थात अमेरिका की सरकार ने दूसरे देशों से या IMF से या जिससे भी ऋण लिया है, उस ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज के दायित्वों को पूरा करना है। टैक्स रिफंड की बात करें तो आप भारत में सुनते होंगे कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो जो आप फाइल करते हैं तो जितना बनता है और काट पीट करके जो आपके अकाउंट में आना होता है वो आ जाता है। तो टैक्स पर जो रिफंड मिलना चाहिए जो सरकार देगी वो भी तो उसका दायित्व है, अर्थात उसकी लायबिलिटी है, उसको पूरा करना है। तो लायबिलिटी के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पर कुछ और बातें, डेट सीलिंग का इतिहास क्या कहता है, तो शुरुआत इसकी 1917 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। इसे कहा जाता है दूसरे लिबर्टी बॉन्ड अधिनियम 1977 के द्वारा शुरू किया गया था। कारण ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से लेकर के 18 तक, उस युद्ध में लगातार अमेरिका का खर्च बढ़ रहा था। जब भी कोई देश किसी देश के साथ युद्ध में संलग्न होता है या किसी भी युद्ध में जब शामिल होता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके वित्तीय दायित्व तो बढ़ जाते हैं, और वित्तीय दायित्व तो बढ़ने का मतलब ये है कि उन्हें किसी न किसी तरह से पूरा करना होगा। तो उन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी कि जनता से बॉन्ड के जरिए मतलब ऋण लेकर के अपने दायित्वों को पूरा किया जाएगा और फिर सरकार उसे लौटा देगी ब्याज के साथ। मेरे पास 100 रुपये है, मैंने बॉन्ड खरीदा, 100 रुपये सरकार को दे दिया और सरकार ने ये बता दिया कि जो 100 रुपये आपने दिया है उसके बदले एक मैं इनवॉइस आपको दे रहा हूँ, एक कागज़ दे रहा हूँ, आप इसको दिखाना, जब इसकी परिपक्वता अवधि होगी तो इस पर जो ब्याज मैंने निर्धारित किया है वो ब्याज मैं आपको दोबारा से लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये बात सारी चीज़ें यहाँ पर आपने समझ लिया। तो युद्ध के कारण बढ़े हुए खर्चों से निपटने के लिए वृद्धि की बात करें तो अमेरिका का इतिहास ये बताता है, और अमेरिका में जो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग है वो बताता है कि कांग्रेस का मतलब अमेरिकी संसद की बात की जा रही है, 1960 से लेकर के अब तक की बात 78 बार जो डेट सीलिंग की जो सीमा है, सीलिंग का मतलब उसकी सीमा, उसमें 78 बार या तो उसको निलंबित कर चुका है या उसको बढ़ा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपये से लेकर के आपका जो अमाउंट है, आखिरी अमाउंट कितना ले सकते हैं, CR है 1 करोड़ है। अब इस 1 करोड़ को बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया कि आप इतना तक ले सकते हैं, तो इसकी सीमा को निलंबित किया है सरकार। मतलब हो सकता है कि कई बार उसे 2 करोड़ निर्धारित न करके उसको बिल्कुल भी निलंबित कर दे कि आप जितना चाहें ले सकते हैं। तो ये किया गया है, अमेरिकी कांग्रेस की बात है। 2023 तक की बात करें तो उसकी जो ऋण की सीमा है अर्थात अमेरिका की, यह भी कौन बता रहा है, अमेरिका का ट्रेजरी विभाग बता रहा है।
ये डॉलर में है 31.4 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ पर देखें आंकड़े बताते हैं कि 1966 से लेकर के ये लगातार वृद्धि देखा जा रहा है और 2020 और 23 में 31.5 है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद कुछ और बातें, यदि मान लेते हैं थोड़े समय के लिए डेट सीलिंग नहीं बढ़ाया गया, हमने ये कह दिया कि भैया जो आपको ऋण की सीमा निर्धारित की गई है आप इतना ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब 1 करोड़ तो यहाँ पर निर्धारित है और मेरा जो खर्च है मेरा का मतलब अमेरिका की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकी गवर्नमेंट की, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो 4 CR की हैं। स्वाभाविक सी बात है कि 3 CR की जो आवश्यकता है उसको वो कहाँ से पूरा करेगा। तो पूरा करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई साधन होना चाहिए। तो साधन के रूप में अभी उसके पास यही है, जो डेट सीलिंग है उसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके जनता से, जो जनता के पास पैसा है वहाँ से लिया जाए। बहुत सारे उसमें पेच हैं, उसको अभी छोड़ करके जो पॉइंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? होगा यही कि USA जो गवर्नमेंट है वो दिवालिया हो सकती है। दिवालिया होने का मतलब यह है कि सरकार के जो वित्तीय दायित्व हैं या फिनेंशियल लाइबिलिटी हैं, उन लाइबिलिटी को अगर सरकार पूरा नहीं कर पा रही है तो हम उसे कह रहे हैं कि ये दिवालिया हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मेरे कई सारे खर्चे हैं और उसके लिए मैंने ऋण लिया है और मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करना है। मैं अब उन लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि मैं दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, ठीक है, या अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी स्थिति हो सकती है कि जो वेतन है कर्मचारियों के, अर्थात सरकारी कर्मचारियों के, प्राइवेट कर्मचारियों का नहीं, उनके वेतन को पोस्टपोन किया जा सकता है या वेतन रोका जा सकता है, वेतन नहीं मिलेगा। सुविधाएं बंद हो सकती हैं, जो लोगों को पेंशन दिया जाता था, मेडिकेयर की बात हमने पहले ही की, तो ये सभी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो वहाँ पर जो 70 लाख सरकारी नौकरियां हैं, उन नौकरियों पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। तो फिर अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। न केवल अमेरिका के लिए बल्कि अमेरिका पूरी विश्व की इकॉनमी को डोमिनेट करता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर अब चूंकि हम वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं, सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अर्थव्यवस्थाओं का जाल है। जिस प्रकार से आप देखते हैं दूरसंचार को कभी दिखाने के लिए बहुत सारे जाल दिखाया जाता है, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से जो कनेक्शन दिखाया जाता है, उस तरह से विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर ग्लोबलाइजेशन के दौर में निर्भर हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कहीं से एक कड़ी नीचे होती है या ऊपर होती है या एक कड़ी कहीं से टूटती है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, अब उस प्रभाव की प्रभाविता कितनी हो सकती है, कम होगी या ज़्यादा होगी, ये समय की बात है और उस अर्थव्यवस्था के नेचर पर डिपेंड करता है, जैसे कि भारत। ठीक है, भारत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोविड-19 की बात हुई तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं नकारात्मक ग्रोथ दर्ज कर रही थी, वहीं हमारा जो कृषि सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सकारात्मक 3% के आसपास, मतलब लगभग में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज कर रहा था। तो वो डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था का नेचर क्या है। तो 70 लाख नौकरियां जा सकती हैं। हालात ऐसे हो सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक मंदी आ सकती है, क्योंकि डॉलर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अपना प्रभुत्व बनाए हुए है और ऐसी स्थिति होगी तो डॉलर के मूल्य में कमी आएगी, और डॉलर के मूल्य में कमी आएगी तो इसका मतलब यह है कि जिन देशों के पास वैश्विक व्यापार करने के लिए जो फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में डॉलर रखा हुआ है, उसके मूल्य में कमी का मतलब हमारी व्यापार करने की क्षमता कम हो जाएगी। व्यापार मतलब कुछ हमें इंपोर्ट करना है तो उसकी बात की जा रही है, आयात करना है उसकी बात की जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले आप $1 बराबर, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं $1 बराबर ये 100 रुपये था उदाहरण के तौर पर। अब ये पता चला कि $1 बराबर ये हो गया 50 रुपये। तो हमारे पास कितना था, हमने $1000 पहले से रख रखा था कि इससे तो हमारा काम चल जाएगा। अब क्या हो गया, उसका मूल्य कम हो गया, अब हमारे व्यापार करने की क्षमता कम हो गई, अब हमें डॉलर का भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व कम है तो फिर यहाँ पर
हमारी आयात आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी और भारत तो अपनी 85% तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और उसके लिए डॉलर चाहिए। ठीक है, यूएस बॉन्ड की जो क्रेडिट रेटिंग है, अब जो क्या कर रहा था यहां पर हमने ये कहा कि वो बॉन्ड जारी करके वहां से पैसे ले सकता है। अब ये सरकार बॉन्ड जारी कर रही है अर्थात सरकारी बॉन्ड है और सरकारी बॉन्ड की विश्वसनीयता अन्य बॉन्ड की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो यदि सरकारी बॉन्ड पर जो ब्याज दिया जाना चाहिए था और समय पर जो भुगतान करना चाहिए था सरकार को, अर्थात जो उसकी वित्तीय दायित्व थी उनको पूरा सरकार नहीं कर पा रही है, जो उसने ऋण लिया है उस पर ब्याज नहीं दे पा रही है सरकार, तो इसका मतलब यह है कि जो सरकारी बॉन्ड है उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है, अब उसमें विश्वसनीयता कम हो गई है। और जैसे जैसे विश्वसनीयता कम होगी इसका मतलब यह है कि जनता उस बॉन्ड को अब नहीं खरीदेगी और जनता यदि उस बॉन्ड को नहीं खरीद रही है तो इसका प्रभाव ये होगा कि अब सरकार अगर अपनी वित्तीय दायित्वों को बाजार में बॉन्ड जारी करके पूरा करना चाहे तो पूरा नहीं कर पाएगी। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर बैंक फेल हो जाए तो चलेगा, लेकिन बैंकों पर जनता का विश्वास नहीं कम होना चाहिए। इसी तरह से अगर सरकार के बॉन्ड में जनता का विश्वास कम हो जाता है और सरकार अपने बॉन्ड पे जो लायबिलिटी थी उसको पूरा नहीं कर पा रही है, यानी कि सरकारी बॉन्ड की जो विश्वसनीयता थी वो कम हो गई और विश्वसनीयता कम होने का मतलब ये है कि अब जनता उस बॉन्ड में निवेश नहीं करेगी और बॉन्ड में निवेश नहीं करेगी तो सरकार अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए यदि इन फ्यूचर चाहें कि हम बॉन्ड जारी करके पैसे जुटा लें और अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा कर लें तो सरकार के उस बॉन्ड पर विश्वास होगा नहीं, वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ जाएगी। तो इससे संबंधित बातों को यहाँ पर हमने देख लिया। कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय ये है कि इमरजेंसी फंड की व्यवस्था की जाए और इमरजेंसी फंड के लिए ये कहा गया है कि संकट को टाला जा सकता है और टालना संभव है अगर इमरजेंसी फंड के द्वारा हमने ऋण इकट्ठा कर लिया, साथ ही साथ वहाँ का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है कुछ समय के लिए अगर इसका प्रयोग कर ले तो फिर इमरजेंसी फंड के जरिए इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यूएसए का जो संविधान है और संविधान ये कहता है कि अमेरिकी कांग्रेस अर्थात जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ की संसद को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है या कांग्रेस कहा जाता है। अब ये अधिकार देता है कि डेट सीलिंग बढ़ाया जा सकता है, अर्थात संसद चाहे, इसका मतलब ये है कि संसद चाहे तो डेट सीलिंग, अब सोचिए 100 और 100 के बाद 1 करोड़, इसकी जो सीमा थी 1 करोड़ की, उस सीमा को ये बढ़ा सकती है, सस्पेंड कर सकती है, खत्म कर दो, नहीं है मैं इतना ही नहीं लूंगा, मैं ज़्यादा लूंगा। कौन डिसाइड करेगा? संसद करेगी। और संसद में 2 सदन हैं, 2 सदन में 2 अलग अलग पार्टियां हैं, अगर दोनों पार्टियां चाहेंगी तब जाकर के वो काम हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस संकट की घड़ी में दोनों जो पार्टियां हैं वो साथ आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर राजनीतिक टकराव को ध्यान में रखते हुए, अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए इस गर्त में देश को ढकेल देंगी। तो इसके लिए कहा गया है कि डेट सीलिंग बढ़ाने या सस्पेंड करने की शक्ति संसद में है और संसद के 2 सदन हैं, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन जिसे सीनेट कहा जाता है और निचले सदन की बात की जा रही है। ऊपरी सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है, अर्थात राष्ट्रपति जिससे हैं जो बाइडेन। यहां पर बात करें निचले सदन में तो रिपब्लिकन जो पार्टी है उसको बहुमत है और ट्रंप, आपको पता है कि ट्रंप लगातार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, तो ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास उपाय है, मतलब अमेरिका के पास ये उपाय है। अब संभव है कि अगर कांग्रेस चाहे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर नहीं चाहेगी तो समस्या का समाधान करना अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। यहाँ 14वां संविधान संशोधन कहता है, मतलब अमेरिका का 14वां संविधान संशोधन, कि राष्ट्रपति कांग्रेस को बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने का मतलब ये है कि आप देखते हैं ना कि ये सड़क है और इस सड़क में यहाँ पर जाम लगता है, तो इसी को हमने ऐसे करके एक दूसरी सड़क बना दी, तो ये हमने इसको बाईपास कर दिया और बाईपास करके हम यहाँ आ गए।
इसी को हम कहते हैं बाईपास करना। मतलब जो ये व्यवस्था बताई गई थी कि इस व्यवस्था के तहत ये दोनों सदन चाहें और दोनों सदन मिलकर के अगर काम करना चाहें तो इसे सस्पेंड कर सकते हैं और बाजार से बॉन्ड जारी करके उधार लेकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन दूसरा उपाय ये भी है कि जो तीसरा उपाय, जो 14वां संविधान संशोधन था, उसके तहत ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो चाहें तो कांग्रेस को बाईपास कर सकते हैं। करने के साथ साथ ये कौन सी स्थिति होगी और किस स्थिति में बाईपास करके ये जो बॉन्ड है उससे ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, मतलब ऋण ले सकते हैं। अगर सिविल वार की कंडीशन हो तो सिविल वार की स्थिति तो आ सकती है। अब अमेरिका चाहे तो सिविल वार का इंतज़ार करे कि सरकार डिफ़ॉल्ट हो जाए और जैसे ही डिफ़ॉल्ट हो तब जा कर के जनता उग्र हो जाए, और जनता उग्र हो जाए तो यानी कि सिविल वार की स्थिति है, और तब अमेरिकी राष्ट्रपति उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो जो कांग्रेस के लिए जो प्रावधान किया गया है उन प्रावधानों को बाईपास करके अर्थात 14वें संविधान संशोधन के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्ज की जो वैधता है, यह भी कहता है 14वां संविधान संशोधन कि कर्ज की वैधता क्या है, किस आधार पर लिया गया है, उसको चाहें तो वो बाईपास कर सकते हैं। सवालों का जवाब नहीं देंगे। किसके सवालों का जवाब? तो जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। अमेरिका में स्थिति अलग है। अमेरिका में जनता राष्ट्रपति से डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है। जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं भारत में, आप करके देख लीजिएगा। लेकिन एक और बात है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो 14वें संविधान संशोधन को कहीं ना कहीं तो चुनौती देनी होगी। अवरोध एवं संतुलन को ध्यान रखना होगा। तो अवरोध एवं संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसे चुनौती दी जा सकती है अमेरिका के कोर्ट में। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन से मुद्दे थे, कौन कौन सी बातें थी। उम्मीद है आसान भाषा में आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे PCS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे PCS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PCS एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS का एक डेडिकेटेड चैनल PCS अर्थात संस्कृति PCS बनाया गया है। आप जल्दी उसे फॉलो करिए, उसे आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।